सर आप म्यूट हैं। चलो ठीक, चलो एनीवे लेट्स नाउ स्टार्ट फाइनली। मैं मुझे याद नहीं था कि मैं म्यूट पे हूँ। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। तो कल हमने एक डिवाइस स्टडी किए थे एंड दैट इज योर रेक्टिफायर। उसमें हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वगैरह वगैरह। फिर हमने एक और डिवाइस किया था दैट इज एलईडी। तो एलईडी का चल ही रहा था डिस्कशन, तो लाइक वो बीच में रह गया, तो मे बी वी कैन स्टार्ट विद दैट, ठीक है ना। एंड दैट इज विल स्टार्ट विद एलईडी। अब एलईडी में क्या है ना, याद करें, देखो मैंने बताया था कि एलईडी इज व्हाट, अ पीएन जंक्शन, यानी एलईडी इज व्हाट, अ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। तो दुनिया में कोई भी पीएन जंक्शन होगा ना, दुनिया में कोई भी पीएन जंक्शन अगर होगा और अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो वो एलईडी का काम करेगा। हाँ, वो लाइट दिखेगा या नहीं दिखेगा दैट्स अ डिफरेंट मैटर, है नहीं, बट यस इट विल वर्क एज अ फंक्शनल टेक्निकल एलईडी। अब कैसे ना, लेट अस से दिस इज अ एलईडी, ये पीएन जंक्शन है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये एन टाइप और पी टाइप है, और मैंने फॉरवर्ड बायस किया, ये फॉरवर्ड बायस। Do you remember I told you the explanation is that if there is a junction layer here, there is a junction layer in which there is a depletion layer, फिर मैंने बताया था, याद करके देखो, इज दैट कि करंट यहां से आ जाएंगे, दिस इज द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट इधर जा रहा होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेचुरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंडक्शन बैंड में, और यहां पे होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज के रहते हैं वैलेंस बैंड में। तो यहां पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड और यहां पे दे आर इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, ठीक है ना। देखिए, तो यानी यहां पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जा रहा है, सो दैट इज व्हाट अ रिडक्शन इन एनर्जी लेवल। So electrons, when they move from the n type to the p type, so electrons move from conduction band to valence band, and therefore the energy reduces. वो जो difference of energy है between conduction band and valence band, लेकिन ये after doping है। याद रखना, जब नॉर्मल सिलिकॉन था या कोई भी सेमीकंडक्टर था, उसके एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड था, बट आफ्टर डोपिंग क्या होता है, थोड़ा सा ना मिक्सअप हो जाता है, तो करके न्यू कंडक्शन बैंड एंड न्यू वैलेंस बैंड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सिस्टम बीइंग अ लिटिल न्यू बिकॉज ऑफ डोपिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कंडक्शन टू वैलेंस बैंड एंड रेडिएट्स एनर्जी equal to what? Now the difference of energy in the conduction band and the valence band equal to difference of energy in conduction band and valence band. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसके बराबर क्या होगा ना, रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी उसके बराबर रेडिएट करेंगे। अब वो जो रेडिएशन होगा, वो रेडिएशन मुझे नहीं पता कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट पे होगा। If it is within visible spectrum, then we will call it as LED. So if this radiation, if these radiations are visible, then we call this device LED. तो अगर मान लो वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर होंगे तो दैट केस हम क्या बोलेंगे ना, उसको एज एलईडी बोलेंगे,
light emitting diode. So it will be called as LED, यानी light emitting diode. ठीक है, so it will be called as a light emitting diode. ठीक है, तो that's all. अच्छा, अब देखो हर एलईडी इसलिए विजिबल नहीं होता. सो ऑल द एलईडीज रेडिएट बट दे आर ऑल नॉट विजिबल. कुछ ही सिर्फ होते हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं. अब उसके अंदर कुछ कुछ आता है, जैसे सम सेमीकंडक्टर्स मेड आउट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड. तो एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड. आर्सेनाइड क्या होता है? एस. गैलियम आर्सेनाइड, फिर इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है, इंडियम फॉस्फाइड. इस तरीके से कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके बने हुए सेमीकंडक्टर्स से जो रेडिएशन निकलता है वो क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है. वो अलग बात है कि दिस इटसेल्फ इज आल्सो अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम इज ऑफ डिस्पोजल. जब तक एलईडी चल रहा है इट्स गुड. क्यों गुड? क्योंकि मच लेस पावर कंजम्पशन से मच मोर अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर एक 100 वॉट बल्ब लोगे तो लगभग 20-25 वॉट के अराउंड लाइट आता है. 100 वॉट बल्ब में 20-25 के आसपास लाइट आता है. वॉट मैक्सिमम 30 के आसपास मान लो. तुम अगर 40 वॉट ट्यूबलाइट यूज करते हो तो उसमें भी जो है ना अराउंड वही 25 के आसपास लाइट आता है. लेकिन अगर तुम 25 वॉट का एलईडी यूज करोगे तो ऑलमोस्ट 20 वॉट के अराउंड लाइट आएंगे. So that's how LEDs are so efficient. They are able to very efficiently convert energy or supplied energy into light. इसलिए देखो LED का इतना इंपॉर्टेंस है. प्लस LEDs theoretically are infinitely lasting. Theoretically. अब प्रैक्टिकली तो अगर ओवर वोल्टेज हो जाए वगैरह, गर्म हो जाए and all these things तो खराब हो सकता है. But theoretically they have infinite light time. अरियंत दास की एन में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, ये कैसे पता चला? बेटे याद करके देखो, एन टाइप का मतलब क्या होता है? एन टाइप का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पे रहता है? कंडक्शन बैंड पे, है ना. और ये पी टाइप का है. तो पी टाइप में क्या होता है? ना होल्स होते हैं, और होल्स कौन सा? ना एटम के अंदर अंदर से निकलता है, यानी कौन सा हो गया? वैलेंस बैंड. सो देयरफॉर दिस विल बी इन कंडक्शन बैंड एंड दिस विल बी बैलेंस बैंड. तो ये कंडक्शन बैंड का हो जाएगा, ठीक है. ये कंडक्शन बैंड का हो जाएगा, और ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड. तो क्योंकि एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप का मतलब ही होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल. चलो, तो एक कुछ एग्जांपल्स होता है. ये जो मैंने गैलियम आर्सेनाइड का बताया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है. पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज ऑफ डिस्पोजल. डिस्पोजल का पता है क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आर्सेनिक ऐसे एक चीज है जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है फॉर द एनवायरनमेंट. इनफैक्ट इंडिया में, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो आई नो. आई मीन वेस्ट बंगाल में एक या शायद 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कुछ एरियाज आर्सेनिक पॉइजन से ग्रस्त है. अब इसका मतलब समझो कि वहां पे वो जब ट्यूबलाइट से पानी निकालता है ना, तो उसके अंदर आर्सेनिक डिसॉल्व है. अब वो है किसी वजह से आर्सेनिक जोन बन गया, और वो इतना पॉइजनस है कि आर्सेनिक से अगर एक्सपोजर होता है, चाहे तुम कपड़े ही धो क्यों ना, मतलब पानी पीने का जरूरत नहीं है, तुम अगर कपड़े भी धोते हो उससे या नहाते हो, तो भी क्या होता है? पूरे स्किन में डिजीज हो जाता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं. और वो स्किन रैशेस ना ठीक ही नहीं होता, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक वो रहेगा. सच इज द लेवल ऑफ पॉइजनिंग व्हेन इट कम्स टू आर्सेनिक. और अगर उस पानी को पी रहे हो तो दैट क्रिएट्स अनदर हैजर्ड. वो बॉडी के अंदर आर्सेनिक जाएंगे तो दैट्स अनदर आर्सेनिक रिलेटेड पॉइजनस इशू. तो देयरफॉर आर्सेनिक इज अ बिग प्रॉब्लम. और हम लोग क्या करते हैं? इरेस्पॉन्सिबली हर चीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं. नाउ दैट इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली. सो अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, वी शुड नॉट डिस्पोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जस्ट लाइक व्हाट वी डू इन जनरल टू अ कबाड़ी वाला. वो क्या करते हैं? उसके लिए तो कोई यूजफुलनेस है नहीं, वो उसको डंप कर देते हैं. अब जब डंप यार्ड में जाता है तो पता क्या होता है? जब बारिश का पानी आता है ना उस डंप यार्ड में, तो धीरे धीरे वो पानी सीपेज से इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के थ्रू होके जाता है. तो इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे आर्सेनिक उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और वो क्या होता है? वाटर टेबल में चला जाता है, और ये एक्यूमुलेट होगा.
भाई आज आर्सेनिक थोड़ा डिसॉल्व हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 20 30 इयर्स में क्या होता है, जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे कार्सिनोजेनिक हो जाता है, यानी आर्सेनिक से भर जाता है। अब जब उस वाटर टेबल को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, कहीं कभी ना कभी करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक यूज के लिए हो, चाहे नहाने धोने के लिए हो, चाहे पीने के लिए, कभी ना कभी तो यूज करोगे ना, एंड दैट वाटर विल बी अ बिग हैजार्ड, हेल्थ हैजार्ड। सो इट्स एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग and also extremely hazardous to our health. So therefore electronic waste खास करके arsenic related waste has to be disposed in a very scientifically, वो इंसर्सरेशन कहते हैं उसको, तो उससे करना चाहिए। बट वही बात है कि हम लोग भी थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल, हम लोग भी कबाड़ी वाले को समझते हैं कि हर चीज डिस्पोज करने का जगह है। बीच में एयरटेल ने इनिशिएटिव लिया था, सॉरी नोकिया, बीच में नोकिया ने एक इनिशिएटिव लिए थे कि जितने भी पुराने नोकिया फोन्स है जो कि तुम लोग कबाड़ी वाले में डालने वाले हो, उसको नोकिया ने कुछ वैट्स लगाए थे इधर उधर कि भाई हमें दे दो, हम लोग उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे। तो मेरे पास भी जितने पुराने फोन वोन ऐसे पड़े थे तो मैं जाके दिया भी था, बट देन अब तो नोकिया भी बंद ही कर दिया, कंपनी बंद हो गया अब तो लगभग, है ना। तो नोकिया इज नो मोर प्रॉफिटेबल नाउअडेज, सो नोकिया स्टॉप दैट सर्विस। बट अदरवाइज नोकिया के पहले एक एडवर्टाइजमेंट ये था कि जरूरी नहीं कि नोकिया फोन, तुम कोई सा भी फोन उनको दे दो, वो उसको साइंटिफिकली डिस्पोज कर देंगे। Scientific means in a manner which will be environmentally non-polluting. लेकिन अब तो खैर सब खत्म ही है, अब तो फिर वही बात हो गया, बैक टू कबाड़ी वाला। So even if I am thinking sometimes कि मैं इसको कैसे डिस्पोज करूं, तो I am also in the end forced to do that same कबाड़ी वाला रूट। अदरवाइज क्या करें, घर में कितना जंजाल रखें। So it becomes really difficult. मतलब हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसे डेवलप नहीं हुआ जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, अनफॉर्चुनेटली। पर चलो जो भी है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, so that was about your LED. Only some of them, only some of the LEDs are actually usable as LEDs, in the sense कि only some of those radiations are actually in the visible spectrum. और मैंने उस दिन अगर याद करो, देखो मैंने कल ही बताया था इस दैट कि जिन्होंने ब्लू कलर का एलईडी डिस्कवर किए थे उनको खास नोबेल प्राइज मिला सिर्फ उस एलईडी के डिस्कवरी। सो स्कोप फॉर यू ऑल। चलो, एनीवे, नेक्स्ट डिवाइस इज व्हाट इज कॉल्ड एज Zener diode. Now what is a Zener diode really? Zener diode is operated in reverse bias. So it is operated in reverse bias. Now before I go into the Zener diode thing, let's understand how exactly current varies with voltage in forward as well as reverse bias. So you get forward bias, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस, ये हो गया वोल्टेज नेगेटिव यानी रिवर्स बायस। तो इसमें क्या होगा, देखो ये ठीक है, तो V पॉजिटिव हो गया, V नेगेटिव हो गया, और इधर ऐसे करके ग्रो कर रहा है करंट, है ना, और इधर ऐसे करके ग्रो कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। फाइन। नाउ what happens is that as you go on increasing the voltage in the reverse bias, एक स्टेज आता है जब इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, उस फील्ड के वजह से हाई वोल्टेज लगा तो फील्ड बढ़ेगा, तो हाई वोल्टेज से फील्ड बढ़ जाता है, फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम में से निकाल के, ठीक है ना, सडनली इलेक्ट्रॉन्स के रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकडाउन। जैसे लाइटनिंग में होता है, सिमिलर टू दैट, इट इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, एकदम से करंट ऐसे, यानी अब वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली फिक्स हो जाता है इसके अक्रॉस, बस करंट अपना जो है बढ़ता जाता है। सो देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज VB। VB का मतलब होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो VB will be called as
ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट ऐसे बढ़ता है, रिवर्स बायस में करंट यूं करके फिर ब्रेक डाउन करके ऐसे बढ़ता है। Now that's precisely what happens in case of ओके। तो यानी एक चीज समझो, एक सर्किट में अगर मान लो तुम जेनर डायोड को अप्लाई करोगे तो इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है एंड इट इज ऑपरेटेड एट ए वोल्टेज ग्रेटर देन VB। अब इसके पीछे थॉट क्या है जरा समझो। व्हाट इज जनरली यूज्ड एज अ सर्किट, कॉमनली यूज्ड सर्किट। नाउ यू माइट से इसके यूज क्या है, इसके यूज है इन वोल्टेज रेगुलेटर्स, जहां पे तुमको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर्स। कैसे? एक्चुअली पता क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द डोपेंट मटेरियल एंड द डोपिंग लेवल, क्या होता है, ये जो वोल्टेज का ब्रेकडाउन का वोल्टेज है ना, ये क्या होता है, वेरी करा जा सकता है, अप डाउन किया जा सकता है। सो यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स, VB कैन बी regulated using by choosing dopant and डोपिंग लेवल। ये जो वोल्टेज कौन से वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा, ये डिपेंड करता है कि तुमने उसको कौन से चीज से डोपिंग किया और कितना लेवल ऑफ डोपिंग किया। बिकॉज देखो लेवल ऑफ डोपिंग कैन बी वेरी हाई, कैन बी मॉडरेट एंड कैन आल्सो वेरी लो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज है, इसको हम लोग मैनिपुलेट या रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन डू। अब मान लो किसी को मैंने सेट किया सपोज 25 वोल्ट पे, यानी उसका ब्रेकडाउन कब होगा, 25 वोल्ट पे होगा। यानी जब 22 वोल्ट होगा तो 22 वोल्ट होगा तो ये करंट, ठीक है। और जैसे ही 25 वोल्ट हो जाएगा उसके बाद अगर मान लो तुमने उससे भी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मान लो तुमने अप्लाई कर दिया 30 वोल्ट, तो क्या होगा ना, उस जेनर डायोड के अक्रॉस तो रहेगा 25, ठीक है ना, और करंट वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इफ अप्लाइड वोल्टेज इफ V applied is greater than VB, that is the breakdown voltage for the Zener diode, फिर क्या होगा ना, then the voltage across the Zener will remain at VB and it will adjust the current in a manner so that the total voltage becomes equal to voltage applied. Now how exactly it happens, कि जब तक मैं सर्किट ना ड्रॉ करूं तो इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, बट मैं भी समझाता हूं। ठीक है, if VB applied is greater than VB, then across the Zener diode, Zener diode is named according to the scientist obviously, then across the Zener diode there is a constant voltage equal to VB. Now let's exactly see how it happens. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैंने क्या किया, अच्छा जेनर डायोड का एक पर्टिकुलर सिंबल है, ठीक है ना, जेनर डायोड का सिंबल है इस तरीके। तो जनरली डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड होता है ऐसे, ये होता है डायोड, ठीक है। जेनर डायोड में क्या होगा, ऐसे लगा, so this is a Zener diode, so this symbol is basically for Zener diode। ठीक है, this symbol is for a Zener diode। हाँ, नॉर्मल डायोड ऐसा होता है, ये नॉर्मल डायोड है और ये हो गया Zener डायोड। तो बस थोड़ा सा अंतर ये देखो, ये सामने ये सब एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, रिवर्स बायस में। तो लेट्स से मैंने सपोज यहां पे अप्लाई किया कुछ वोल्टेज प्लस और माइनस, यानी ऐसे, और इसको रिवर्स में लगाना यानी ऐसे। अब हम पता क्या करेंगे, ऐसे तरीके से वोल्टेज अप्लाई करेंगे सो दैट जेनर के अक्रॉस उसके ब्रेकडाउन से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा। उससे क्या होगा, जेनर के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट।
ठीक है ना? V applied VZ। अभी कैसे पॉसिबल हो पाता है वो जरा देखो। सपोज मैं कहता हूं कि जो VZ है, सपोज एग्जांपल VZ का वैल्यू सपोज मैंने लिया है 30 वोल्ट, ठीक है। सपोज मैंने VZ लिया 30 वोल्ट और यहां पे रखा है मान लो 500 ओम, ठीक है। VZ 30 वोल्ट है और मान लो मैंने यहां पे रखा 500 ओम और मान लो मैंने जो V अप्लाइड किया, ये V या V नॉट, V एक्सटर्नल, V आउटसाइड, V अप्लाइड, जो मर्जी कहे, तो मान लो मैं अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो तुमको फाइंड आउट करना है यहां तक करंट, ठीक है। यू फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट exist, that would exist, that would develop in this particular case. Now what happens? Suppose मैंने V naught apply किया, V naught और I, तो V naught है suppose 100 volt, 80 volt, 60 volt, 50 volt. Can you tell me what current will be developed? चलो जल्दी बताओ. What will the current develop in this case? यानी इस सर्किट में I यानी करंट का वैल्यू क्या डेवलप होगा? Go ahead. Okay, Rishabh has given answers 0.14, 0.1, 0.06 and 0.04. Arihant has given some kind of general expression. I think that's right. No problem. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करें. देखो, मैंने बेशक 100 वोल्ट लगाया होगा, मैंने बेशक 100 वोल्ट लगाया होगा, लेकिन इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? तो इसके अक्रॉस होगा 30 वोल्ट. तो यानी इसके अक्रॉस कितना होगा फिर? 100 minus 30 is 70 वोल्ट. Got it? तो 70 को आप 500 से डिवाइड करेंगे, in that case कितना आएगा ना? मिली एम्पेयर में करोगे तो in that case क्या होगा ना? 140 मिली एम्पेयर, है ना? तो वो चीज, तो therefore it will become 100 minus 30 by 500 ampere, so is equal to 140 milliamp. ठीक है, 100 minus 30 by 500 amperes यानी कितना हो गया ना? 140 मिलियन. ठीक है, देखिए 80 वोल्ट में क्या हो जाएगा फिर? 80 minus 30 यानी 50, तो ये 50 by 500 हो गया, यानी क्या होगा? 100 मिली एम्पेयर, यानी इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर. और अगर 60 वोल्ट वाला होगा तो 30 by 500, है ना? यानी 60 मिली एम्पेयर. और अगर मैं 50 अप्लाई करूंगा तो 20 by 500,
है ना, यानी 40 मिलियन। बाकी अपना देखो। So that is the answer and that is right. ऋषभ ने एकदम करेक्ट आंसर दिए। 140 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर एंड 40 मिली एम्पियर। ठीक है, दैट्स राइट। ये चार आंसर। तो यानी देखो क्या हो रहा है कि तुमने अगर वोल्टेज तुमने अगर इस तरीके से कुछ किया, इस तरीके से कुछ किया कि वोल्टेज जो अप्लाइड कर रहे हो वो उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा मतलब इसके ब्रेकडाउन से ज्यादा हो। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, इन दैट केस क्या होगा, बिकॉज दिस वोल्टेज इज मोर देन द ब्रेकडाउन, है ना। So therefore what will happen is that across this it will be equal to the breakdown voltage, और जो बाकी वोल्टेज है वो एडजस्ट हो जाएगा इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है उसमें। So therefore if V applied is greater than V breakdown, है ना, then voltage across Zener diode is fixed and current adjusts accordingly यानी करंट एडजस्ट अकॉर्डिंगली इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा, यानी यही हम आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके अलावा क्या होगा, जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो करंट बनाएगा, यानी एडजस्ट करके करंट बनेगा किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एडजस्ट करके उस तरीके से करंट बनेगा कि उस जेनर के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाए। That is what is going to happen in case of a Zener diode. Obviously a Zener diode will be useless if you give a voltage which is less than breakdown voltage. फिर तो नॉर्मल रूटीन जैसे होता है रिवर्स बायस में बहुत माइनर से करंट, तो वो तो अपना चलता जाएगा, उस पे ना वोल्टेज फिक्स होगा ना करंट फिक्स होगा, लेकिन हाँ उसके वैल्यू बहुत माइनर होगा, यानी बहुत ही लो। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है ना, कोई भी करंट पॉसिबल है क्योंकि वो ब्रेकडाउन मोड में। सो नाउ एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल बिकॉज़ द फील्ड दैट यू अप्लाइड इज वेरी हाई। ठीक है ना, चलो, so that was about your Zener diode। यानी देख लो कि बाहर वोल्टेज कुछ भी सप्लाई हो, यानी सप्लाई वोल्टेज कुछ भी हो, उस वोल्टेज का वैल्यू यानी ब्रेकडाउन का वैल्यू फिक्स हो गया। यानी अगर मान लो तुमको कोई डिवाइस रन करना, तो यानी Zener का यूज समझो, सपोज कोई ऐसे डिवाइस है जो कि बहुत वोल्टेज सेंसिटिव है और उसको तुमको अप्लाई करना है 70 वोल्ट पे, 75 वोल्टेज अगर होगा तो डिवाइस खराब हो सकता है, ऐसा अगर है, इन दैट केस क्या करो, एक Zener डायोड चूज करो जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 70 वोल्ट और उसके अक्रॉस उसको लगा दो, उससे क्या होगा ना, उसका वोल्टेज 70 वोल्टेज पे फिक्स करेगा। दैट्स हाउ इट विल हैपन। ठीक है ना, चलो ठीक। नेक्स्ट डिवाइस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फोटोडायोड। बाय द वे, एक डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड का मतलब होता है एक डायरेक्शन में काफी ज्यादा करंट और दूसरे डायरेक्शन में काफी कम करंट, दैट इज व्हाट इज अ फोटोडायोड। सो इन वन डायरेक्शन current is high and in the other direction ये होता है डायोड। नाउ अब इसका नाम है फोटोडायोड। तो फोटोडायोड का मतलब क्या होता है, जो कि लाइट से रेगुलेटेड हो, यानी प्लस regulated by light. So that kind of a diode will be called as a photodiode. So let's see how it exactly functions. तो पहली बात तो photodiode कैसे होता है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो photodiode is used in reverse bias. तो photodiode का यूज कैसे होगा ना, रिवर्स बायस में करें, यानी अगर ये N है ये P है तो क्या होगा, ये हो गया रिवर्स बायस।
और रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट्स आर वेरी लो, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, अच्छा फील्ड क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखो अच्छा अब क्या होगा, नॉर्मली इसका करंट इज नॉट वेरी लो, तो नॉर्मली I is वेरी लो, क्यों, ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का जो करंट्स होता है वो माइक्रो एम्पियर में होने के बाद भी वेरी स्मॉल वैल्यू होता है, सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल द करंट। अब मैं काम करता हूं, मैं यहां से लाइट दे देता हूं, लाइट देते ही पता क्या होगा, लाइट देते ही पता क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, जिसकी वजह से अब ये जो डिप्लेशन लेयर की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, वॉल की तरफ काम कर रहा था, अब उसके अक्रॉस जंप करने में अब ये लाइट का एनर्जी उसको मदद करेगा। सो देयरफॉर ड्यू टू लाइट there are extra electrons for conduction, यानी क्या होगा, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम लाइट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, पर वो एमिशन नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मेटल होता है, सेमीकंडक्टर है, तो लाइक इट वोंट बिहेव लाइक अ मेटल कि एकदम से एमिशन होकर चला गया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक में हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक में तो प्रॉपर एमिशन होगा, पर इसमें एमिशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये लाइट पड़ेंगे तो बस इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो जाएंगे, अपने एटम से जस्ट बाहर निकलेंगे, और निकलते क्या होगा, ये देखो ये रिवर्स बायस है, यानी इसका फील्ड इधर है, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स इधर पड़ेगा, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ जंप हियर एंड देयरफॉर देयर इज अ करंट प्रोड्यूस्ड। यानी समझो, जैसे लाइट को ऑन करोगे तो एक रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ लाइट, और वो इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड क्या करेंगे ना, बैरियर पोटेंशियल को पार करने में मदद करेंगे, कौन सा, बैटरी का फील्ड, है ना, ये देखिए। सो देयरफॉर नाउ देयर विल बी अ जंप इन द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो ड्यू टू लाइट देयर आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन एंड हेंस अ जंप, यानी क्या है, देखो कि बिना लाइट के करंट बहुत कम था, और लाइट पड़ते ही क्या हुआ, एकदम से करंट बढ़ गया because of that extra electrons that are being produced because of the light, because the extra electrons produced due to light, क्या होगा, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, और उससे क्या होगा, करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएंगे। देखो अच्छे से, ठीक है। नाउ यू माइट आस्क ए क्वेश्चन, और ये देखना क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आता है, हर 4-5 साल बाद देखना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, and that is what is the problem in using a photodiode in forward bias, है ना। तो क्वेश्चन इज why not photodiode in forward bias, क्या फॉरवर्ड बायस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्या फॉरवर्ड बायस में उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट एक्स्ट्रा नहीं होगा, ध्यान से, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा, बट यू नो व्हाट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायोड। मान लो करंट ऑलरेडी 100 था, सपोज पहले से करंट 100 था और अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट हो गया 105, दैट्स हार्डली अ जंप, 100 से 105 कोई बहुत ज्यादा जंप तो है नहीं, तो इन दैट केस विदाउट लाइट और विद लाइट में हार्डली मच ऑफ अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बताओ, कुछ खास है ही नहीं, डिफरेंस है या नहीं, कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन ये हो गया, अगर तुम फॉरवर्ड बायस में रखोगे तो फॉरवर्ड बायस में ऑलरेडी बहुत रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन द सेंस कि अच्छा खासा करंट है, अब जब लाइट पड़ेंगे उसके ऊपर तो थोड़ा सा करंट में जंप मिल जाएगा, लेट्स से 5 यूनिट का करंट जंप हो, तो यानी 100 से 105,
चलो ठीक है, जंप तो हुआ, डिफरेंस तो हुआ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट विल दैट बी गुड इनफ फॉर कॉलिंग ए डायोड? क्योंकि डायोड का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में करंट नेग्लिजिबल और एक डायरेक्शन में करंट परसेप्टेबल, यानी अच्छा खासा। तो वो तो चीज नहीं हुआ ना यहाँ पे। 100 से 105 हो गया, कौन सा कोई बहुत बड़ा जंप है कि एक बार एक में परसेप्टेबल है और एक में बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल, ऐसे भी तो नहीं है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड केस और अदर द फर्स्ट केस है जो रिवर्स बायस में था। रिवर्स बायस में करंट्स आर वेरी लो। लेट्स से करंट था 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर, ये था करंट इन रिवर्स बायस। लेट्स से, और लेट्स से लाइट पड़ने के बाद वो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इस बार भी सपोज 5 मिली एम्पियर का ग्रोथ हो। तो जहां पे 100 था, अगर फॉरवर्ड बायस में करंट 100 था, 100 मिली एम्पियर, वो बन गया 105 मिली एम्पियर लाइट देने के बाद। और अगर तुम रिवर्स बायस में करो तो पता चला इनिशियली करंट था 0.1 मिली एम्पियर और लाइट पड़ने के बाद पता चला वो 5 हो गया। यानी कितने टाइम्स हो गया बताओ जरा? 50 टाइम्स हो। यानी एकदम से अगर नीडल रिवर्स बायस में ऐसे था, मतलब ड्यू टू बैटरी, जैसे लाइट पड़ेगा तो एकदम से ऐसे हो जाएगा। Isn't that a perceptible change? A hugely perceptible change? यही होता है इसमें। समझे ना? तो देखो इन द रिमेनिंग केसेस क्या होता है? रिमेनिंग केसेस में भी यही होता है। समझे ना? कैसे ना, फॉरवर्ड बायस में भी यही होता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में पता क्या होगा, करंट ऑलरेडी 100 है और थोड़ा सा चेंज हो गया तो 105 हो गया। That's hardly much of a change. It won't be called as a diode at least, or rather it won't be worth calling as a diode. डायोड तभी होगा जब तुम उसको रिवर्स बायस में रखोगे जिससे करंट बहुत कम है और लाइट पड़ते ही एकदम से करंट बढ़ गया, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ डायोड। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी वोंट अप्लाई या वी वोंट रन अ फोटो डायोड इन फॉरवर्ड बायस। याद रखना, करंट का जंप लगभग सिमिलर होगा, करंट का जंप लगभग सिमिलर होगा, लेकिन हम लोग जो है फॉरवर्ड बायस में डायोड को रन, फोटो डायोड को रन नहीं करेंगे। ठीक है ना? That's all. चलो, so that is the reason. तो like अगर कोई क्वेश्चन आता है तो you know the answer. Next is about solar cell. Solar cell. Now what is a solar cell really? पहली बात, what is a cell? Cell is something that can drive current on its own without any external aid of any kind. So why do we call it a solar cell? Now what I do is that let us say there is a PN junction diode MP. इसमें याद करके देखो, मैंने क्या बताया था कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो बराबर होता है, इसलिए कोई नेट करंट नहीं हो पाता है ना। सो देयरफॉर इफ आई पुट अ गैल्वेनोमीटर आउट हियर, इट विल बी शोइंग अ जीरो रीडिंग। ठीक है ना? इफ आई नाउ पुट अ गैल्वेनोमीटर हियर, इट विल बी शोइंग व्हाट? जीरो रीडिंग। बट ऑब्वियस, अब क्या है पता है, सपोज मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसके ऊपर देता हूं लाइट। As usual, you know very well, लाइट देने से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बाहर निकलने लगेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का लेयर बनेगा। So that electron layer will be here. ठीक है? ये एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया, और एक पतला सा इलेक्ट्रॉन का लेयर मिल गया, और ये सिर्फ सरफेस में मिलेगा। अब जरा सोचो, ये जो जंक्शन होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? याद है कि एन टाइप से लेके पी टाइप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है व्हेन यू हैव अ पीएन जंक्शन ब्लॉक। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है, इनके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है,
इनके ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रहा है ना। कौन सा? वो जो जंक्शन के वजह से फील्ड क्रिएट होता है, इसके वजह से कुछ फोर्स क्रिएट होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे क्या होगा? फोर्स इस तरफ है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस तरफ एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ। So therefore, these electrons will come and push the other electrons, and thereby the electrons will be pushed like this. So either say electron flow from start. But we know that current is what? In opposite direction to that of electron flow. So therefore, there will be a current generated. अब देखो, हमने कोई सेल अप्लाई नहीं किया, हमने कोई सेल नहीं रखा है, कोई माइनर से कोई रेजिस्टेंस वगैरह वो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का कोई सेल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट इस वक्त अगर देखोगे तो ये जो करंट है आपको माइनस से रेजिस्टेंस लगा दो सेल में, इन दैट केस क्या हो रहा है? एक करंट जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज़ लाइट इज फॉलिंग। दिस इज व्हाट इज अ सोलर सेल, दिस इज व्हाट इज अ सोलर सेल। तो इस केस में हमने कोई एडिशनल सेल नहीं लगाया, लेकिन एक करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। तो इन दिस केस अगर देखोगे, in this case देखोगे तो there is a current. Now tell me, this current is a naturally forward bias current or a reverse bias current? Now tell me that. ये forward bias current है, reverse bias current है? ये forward bias current है, reverse bias current है? Any idea? देखो, ये ना एक reverse bias current है. This is a, so the natural direction of current, the natural direction of current in solar cell is the reverse bias current. क्यों? इधर करंट का डायरेक्शन देखो, अगर तुम इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, ये करंट ऐसे भेजेंगे, यानी तो इस केस में इन दिस सर्किट द फॉरवर्ड बायस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द रिवर्स बायस करंट इज क्लॉकवाइज। तो सोलर सेल में ड्यू टू सनलाइट जो नेचुरल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ठीक है, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ओके। अब सवाल पता क्या है कि चलो सेल तो ठीक है, ओके, सोम इज आस्किंग कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आपको कैसे पता चल रहा है ना? याद करके देखो, एक एनपी जंक्शन में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होता है ना? ये एन टाइप, ये पी टाइप, ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है? एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा और पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, और इससे करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? रिवर्स बायस करंट इज व्हाट? क्लॉकवाइज। दिस रिवर्स बायस। और ये फॉरवर्ड बायस आपको फिर फॉरवर्ड बायस बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये एन, ये पी, ये वो डिप्लेशन लेयर है। इस बार ये डिप्लेशन लेयर है, पतला सा है, एन और पी, और ये हो गया इसका डायरेक्शन। दिस इज फॉरवर्ड बायस, यानी पी टाइप जॉइंट टू पॉजिटिव टर्मिनल and n type joined to negative terminals, that is reverse bias, sorry, that is forward bias। और forward bias में देखो करंट कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट।
दिस इज अ क्लॉकवाइज करंट और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? आई होप नाउ इट्स क्लियर। यानी जो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूसर है सोलर सेल में, दैट इज अ रिवर्स बायस करंट। अब इसका यूज कैसे हो रहा है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके बाद मैं जानना चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग टू नो एक्चुअली, आई एम वांटिंग टू एक्चुअली नो हाउ पावरफुल इज दिस सेल। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सेल कितना पावरफुल है। तो क्या तरीका है? तो देखो, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक बॉक्स है और इसको कोई पुश कर रहा है, और इसको कोई पुश कर रहा है, और मैं जानना चाहता हूं ये कितना पावरफुल फोर्स है। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि मैं भी ऐसे पुश करूं और पुश करके बॉक्स को रेस्ट पे ले आओ, है ना? बॉक्स को रेस्ट पे रखो। तो अगर बॉक्स को रेस्ट पे रखने के लिए मुझे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, वही फोर्स इसने भी अप्लाई किया होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। आइडियल केस लेके चल रहा हूं। यानी एक तरीका एक दूसरा फोर्स के बारे में पता करने का, वो क्या है कि तुम खुद भी एक अप्लाई कर दो फोर्स इन अ मैनर दैट दिस बॉक्स इज नॉट मूविंग और इट इज एट रेस्ट और मे बी एटलीस्ट नो एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो फोर्स मैंने अप्लाई किया वही उसने अप्लाई किया होगा। सो दैट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्राइंग टू नो व्हाट फोर्स इज अप्लाइंग, बीइंग अप्लाइड, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन पता चल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसको पता करने का ये एक तरीका है कि किसी तरीके से उस फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दो। तो उस फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना फोर्स तुमको अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड इन दिस केस। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। मान लो वो जगह एक्सेसिबल नहीं है जहां पे वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो जगह एक्सेसिबल नहीं है। तो अब कैसे पता करूं? कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, मतलब सपोज वो जगह एक्सेसिबल नहीं है, वहां जा नहीं सकते हो, वहां जाके फोर्स को नाप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, तो कैसे करोगे? नहीं, एक इनडायरेक्ट तरीका। सिमिलरली इनडायरेक्ट तरीका इसमें भी है। अभी मैं पूछूंगा ये सोलर सेल, तो चलो ठीक है, ये सेल कितने वोल्ट का है? ये ऐसे नहीं पता चल सकता, ये ऐसे नहीं पता चल सकता। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, एक काम करो, एक वेरिएबल सेल रखो। पता है कौन सी डायरेक्शन? ऐसे डायरेक्शन। ठीक है? और एक काम करो, इस सेल के वोल्टेज को बढ़ा दे, तो स्टार्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द वेरिएबल सेल। याद रखना, सोलर सेल के खुद का करंट क्लॉकवाइज है। सोलर सेल का खुद का करंट इस पर्टिकुलर केस में क्लॉकवाइज है, लेकिन जो मैंने सेल अप्लाई किया वो कौन से डायरेक्शन में करंट चाहता है? वो करंट चाहता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Therefore, the cell that I have applied, a variable cell that I have applied, is trying to push in current in the anti-clockwise direction, whereas solar cell is trying to produce current in the clockwise direction. अब एक चीज बताओ, इसके वोल्टेज को क्रैंक अप करो, यानी इसके वोल्टेज का बढ़ाना शुरू करो। As you go on increasing the voltage, तो क्या होगा? है ना? As you go on increasing the voltage, तो क्या होगा ना? कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेज आएंगे जब ये देखना पूरा पूरा अपोज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पूरा पूरा अपोज हो जाएगा। अगर अपोज हो जाएगा पूरा पूरा, तो जिस समय पूरा पूरा अपोज हो जाएगा, पूरा करंट बंद हो जाएगा, यानी जो सोलर सेल का ताकत है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, मैंने भी वेरिएबल सेल में उतना ही वोल्टेज अप्लाई किया, तब ना एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होकर सोलर करंट जीरो। Are you getting my point? So therefore, one way to know what is the strength of the solar cell in terms of voltage is what? To apply an opposite direction voltage. मैं वही कर रहा हूं। और अगर ऐसे करते हो, इन दैट केस देखना जो करंट का डायग्राम बनता है वो लगभग ऐसे बनता है। क्योंकि ये रिवर्स बायस करंट है, इसलिए मैं उसको नेगेटिव में प्लॉट करूंगा, और ये वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया, ये वेरिएबल वोल्टेज, इस वेरिएबल वोल्टेज के अक्रॉस मैं करंट को प्लॉट करूंगा। तो देखना ऐसा है, this is approximately the variation, this is approximately the variation of external voltage जो मैंने अप्लाई किया वर्सेस यहाँ पे
मिली एम्पियर भी रखें, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर रख लो, गैल्वेनोमीटर नो द करंट है। तो ये करंट, ये जो करंट है वर्सेस इसके वोल्टेज, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो देखना क्या होगा, जब तुमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो when V 0, then this is the maximum current। ये हो गया सोलर सेल का नेचुरल करंट, जब तुमने कोई वोल्टेज ऑपोजिंग में अप्लाई नहीं किया। बट द मोमेंट यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द करंट का वैल्यू घटता जाएगा। आई थिंक दैट्स बट ऑब्वियस, क्योंकि जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे उल्टे डायरेक्शन में, है ना, तो नेट वोल्टेज कम होता जा रहा है, इसलिए क्या होगा, सर्किट में करंट कम होता जाएगा। और एक स्टेज आएगा जब तुम ये वोल्टेज अगर देते हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज देते हो, तो देखना करंट पूरा ही बंद हो जाएगा, पूरा ही बंद हो जाएगा। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज कट ऑफ वोल्टेज, should be called as cut off voltage। ये हो गया वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, so that I is equal to 0। यानी कुछ इस तरीके से कुछ करो कि कट ऑफ वोल्टेज मतलब वो वाला वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, ना, देखो फॉरवर्ड बायस है, पी टाइप पॉजिटिव में से जुड़ा हुआ, ये फॉरवर्ड बायस है, so that the current in the circuit becomes equal to 0। So voltage is forward bias, so that I, any current, will be equal to 0। Is that okay? Yeah, so that I is equal to 0। So this cutoff voltage will be taken as the strength of the solar cell in terms of voltage। Obvious reason, कि इस voltage से क्या होना, वो cell neutralize हो गया, so this cutoff voltage will be taken as the strength of the solar cell। So this cutoff voltage will be considered as the strength of solar cell in terms of voltage। ये इसका स्ट्रेंथ माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। चलो, so that was about your solar cell। How does exactly a solar cell work? और एक सोलर सेल से ना जो करंट बनता है वो कुछ ज्यादा बन नहीं पाता, बहुत लो करंट्स होते हैं, इसलिए you don't have a solar cell, you actually have a solar panel। means a large number of cells attached together so that the current builds up। एक एक की वजह से छोटे-छोटे अमाउंट ऑफ करंट्स होंगे, इन सबको ऐड करके then you have a larger value of current। that is what is precisely done in case of a solar cell, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। that more or less completes our bi-junction devices। इसके बाद एक और डिवाइस है, that is called as tri-junction device। that is what we will be doing tomorrow। कल हम लोग जो है ना ट्राई जंक्शन डिवाइस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही फिर, though we are having still some 2-3 minutes, but I think we will close here only। we'll stop here and continue in the next class, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, have a good day, bye bye।